नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। आज हम एक नए शीर्षक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है छायावादोत्तर युग। 1936 ईस्वी के बाद इसकी समय सीमा शुरू होती है। तो इसके विषय में पढ़ने से पहले आइए हम पहले जानते हैं कि छायावाद है क्या। छायावाद हिंदी साहित्य की एक वैचारिक भावभूमि है। तो छायावाद का सामान्य अर्थ है प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन, या विश्व की किसी भी वस्तु में एक सप्राण छाया की झांकी पाना ही छायावाद है। अब आइए छायावाद के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि छायावाद 20वीं सदी के प्रथम 2 दशकों का काव्यात्मक रूपांतर है। सन 1928 और 1930 के आसपास विश्वव्यापी मंदी, भारत में फैली बेरोजगारी, स्वतंत्रता आंदोलन की असफलता और यूरोपीय पूंजीवाद की तानाशाही में परिणति देखकर भारतीय मध्यम वर्ग का व्यक्ति स्वातंत्र्य का भ्रम भी टूटने लगा। फलतः छायावादी कवि की विद्रोही भावना भी निखरने लगी और वह स्वप्न लोक के शीश महल से निकलकर यथार्थ जीवन की समस्याओं का सामना करने लगी। इस प्रक्रिया में छायावादी काव्य 2 धाराओं में विभक्त हो गया। पहली धारा सामाजिकता की थी और दूसरी धारा वैयक्तिकता की। यह काल छायावाद के लिए संक्रांति काल था और इसी में से प्रगतिवाद का अंकुर फूटा। छायावादोत्तर युग में हिंदी काव्य धारा बहुमुखी हो जाती है। अब इसकी जो समय सीमाएं हैं उनको बांटते हुए यहाँ पर कवियों का वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें जो सबसे पहले आती है वह है पुरानी काव्य धारा। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय और सांस्कृतिक काव्य धारा, वे कवि जिन्होंने राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक काव्य धारा को अपने काव्य की विषय वस्तु बनाया, उनमें हैं सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे आदि। इसके बाद जो दूसरी काव्य धारा आती है वह है उत्तर छायावादी काव्य धारा। इसके अंतर्गत आते हैं निराला जी, पंत जी, महादेवी वर्मा, जानकी वल्लभ शास्त्री आदि। इसकी जो दूसरी धारा है वह है नवीन काव्य धारा। इसके अंतर्गत वैयक्तिक गीति कविता धारा अर्थात प्रेम और मस्ती की जो काव्य धारा थी, उसके जो प्रमुख कवि हैं उनमें हैं आदरणीय बच्चन जी, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, भगवती चरण वर्मा, नेपाली RC प्रसाद सिंह। इसके अंतर्गत जो दूसरी धारा आती है वह है प्रगतिवादी धारा। इसके प्रमुख कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, रांगेय राघव, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन आदि। इसकी जो तीसरी धारा है वह है प्रयोगवादी काव्य धारा। इसके जो प्रमुख कवि हैं और इसके जो शलाका पुरुष हैं वह हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, और इनके अतिरिक्त इनके साथ हैं गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर, धर्मवीर भारती आदि। और जो ये चौथी श्रेणी की जो नई काव्य धारा आई, जिसे कि हम नई कविता भी कहते हैं, उसके जो प्रयोगवाद के जो उपरोक्त कवि हैं सभी इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं छायावादोत्तर काल की प्रथम जो पृष्ठभूमि थी प्रगतिवाद की। प्रगतिवाद का आगमन हिंदी साहित्य में किस प्रकार से हुआ। प्रगतिवाद 1936 ईस्वी से और 1943 ईस्वी तक इसकी समय सीमा मानी गई है। प्रगतिवाद की हिंदी साहित्य इसकी विशेष संगठित रूप से हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा। प्रगतिशील लेखक संघ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी या इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। इस तरह के कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें यह है कि प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा 1936 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित उस अधिवेशन से होता है जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद ने की थी। इसमें उन्होंने कहा था, साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले हुए वर्ग की मुक्ति होना चाहिए।
अर्थात जो साहित्य है वह समाज के लिए होना चाहिए, केवल मनोरंजन के लिए नहीं। 1930 के आसपास राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में नया उभार आया। देश में किसान मजदूरों के आंदोलन तेज हुए और कांग्रेस में वामपंथी रुझान प्रभावशाली हुआ। उधर रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना हो गई थी और मार्क्सवादी विचारों की लहर एशिया के देशों में चल रही थी। ऐसी स्थिति में 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ, जिसके सभापति प्रेमचंद थे। बाद में रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, श्रीपाद अमृत डांगे जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति भी इसके सभापति बने। प्रगतिशील चेतना का प्रादुर्भाव हिंदी साहित्य में केंदु के साथ हो गया था, किंतु अब उसे एक संबद्ध विचारधारा भी मिल गई थी। भारत जैसे निर्धन देश की जनता के हृदय में समाजवादी विचारधारा के प्रति बहुत आकर्षण उत्पन्न हुआ। इस विचारधारा ने स्वाधीनता के स्वप्नों को और अधिक स्पष्ट बनाया। इसके बाद अपने सारे उतार चढ़ाव के बावजूद प्रगतिशील काव्य धारा हिंदी की प्रमुख काव्य धारा बनी हुई है। जितने व्यापक संवेदनशीलता इस काव्य में है वह अन्यत्र नहीं है। यह काव्य धारा अपना संबंध हिंदी की भारतीय परंपरा से जोड़ती है और भावी समाज सेवी वर्तमान के प्रति वह आलोचनात्मक यथार्थवादी दृष्टि अपनाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो प्रगतिवादी विचारधारा है वह पूर्ण रूप से समाज से जुड़ी हुई है। अब आइए देखते हैं प्रगतिवादी काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां। इसकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वह कौन कौन सी हैं। प्रगतिवादी काव्य शोषण का विरोध करता है, मानता है कि आज किसान मजदूरों पर सामंतों और पूंजीवादियों का अत्याचार हो रहा है। वह मानव इतिहास के विकास को द्वंद्वात्मक दृष्टि से देखता है। यह एक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया था कार्ल मार्क्स ने, जिसे कि मार्क्सवादी विचारधारा के अंतर्गत माना जाता है। उसमें मार्क्स ने यह कहा था कि समाज में केवल दो ही वर्ग होते हैं, एक शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग। तो उसी के बारे में यहाँ पर लिखा है कि द्वंद्वात्मक दृष्टि से देखता है। किसान मजदूर एक होकर इस शोषक व्यवस्था का अंत करेंगे। इस अमानवीय शोषण की उपेक्षा आज की वास्तविक कविता नहीं कर सकती। दूसरी जो इसकी विशेषता है, प्रगतिवादी कवि शोषित में शक्ति देखता है। जो शोषित व्यक्ति है, किसान है, मजदूर है या अन्य कोई भी, क्योंकि शोषण इतिहास की गति और सामाजिकता के विपरीत है। अतः प्रगतिवादी कवि को शोषित की संगठित शक्ति और भविष्य पर आस्था है। वह इनमें विश्वास रखता है, जो शोषित वर्ग है। अब यहाँ पर लिखते हैं केदारनाथ अग्रवाल, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा। मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसे तपते देखा, गलते देखा ढलते देखा। मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। जो हमारा अगला बिंदु है वह है नया सौंदर्यबोध। प्रगतिवादी कवि श्रम में सौंदर्य देखता है। श्रम अर्थात मेहनत में वह सौंदर्य को देखता है। उसका सौंदर्यबोध सामाजिक मूल्यों और नैतिकता से रहित नहीं। वह अलंकृत या असहज में नहीं, सहज सामान्य जीवन की स्थितियों में सौंदर्य देखता है। खेत में काम करती हुई किसान नारी का यह चित्र इसी तरह है। बीच बीच में सहसा उठकर खड़ी हुई वह सुंदर युवती सुंदर लगा रही थी पानी झुककर। सीधी करे कमर वह पल भर, इधर उधर वह पेड़ हटाती, रुकती जल की धार बहाती। ये रामविलास शर्मा जी की पंक्तियां हैं। व्यंग्य सामाजिक आर्थिक विषमता का चित्रण करने से रचना में प्रायः व्यंग्य आ जाना स्वाभाविक है। व्यंग्य ऊपर ऊपर हास्य लगता है, किंतु वह अंततः करुणा उत्पन्न करता है। इसीलिए सामाजिक व्यंग्य अमानवीय शोषण सत्ता का सदैव विरोध करता है। प्रगतिशील कवियों में व्यंग्य तो सबके यहाँ मिल जाएगा, किंतु नागार्जुन इस क्षेत्र में सबसे अग्रणीय हैं। एक देहाती मास्टर दुखरन, उसके शिष्यों और मदरसे की यह तस्वीर नागार्जुन ने किस प्रकार से खींची है,
यह एक दृष्टांत के रूप में आप सबके लिए। घुन खाए शहतेरों पर की 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत है चूती, फटी भीत है छत है चूती, आले पर बिस्तैया नाचे, लगा लगा बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे, लगा लगा बेबस मिनट मिनट में 5 तमाचे, इसी तरह से दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम के सांचे। कितना अच्छा चित्रण किया गया है कि एक सजीवता, एक चित्रात्मकता, भावों की एक विशेष अनुभूति के आधार पर नागार्जुन ने यह चित्र खींचा है। अगला बिंदु है हमारा प्रकृति। मानव समाज की भांति प्रकृति के क्षेत्र में भी प्रगतिवादी कवि सहज स्थितियों में सौंदर्य देखता है। उसका सौंदर्यबोध चयनवादी नहीं होता। प्रगतिवादी कवियों ने प्रकृति और ग्राम जीवन के अनुपम चित्र खींचे हैं, जिनमें रूप, रस, गंध, वर्ण के बिंब उभरे हैं। नागार्जुन का बादल को घिरते देखा, केदारनाथ अग्रवाल की बसंती हवा। केदारनाथ अग्रवाल की यह एक बसंती हवा जो है एक प्रकृति पर आधारित एक बहुत ही सुंदर कविता है। बसंती हवा और त्रिलोचन का धूप में जग रूप सुंदर उत्कृष्ट कविताएं हैं प्रगतिवाद की। अगला आता है प्रेम। प्रेम हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण पूंजी होती है। हम सबके जीवन की, प्रत्येक जीव के हृदय में प्रेम विराजमान होता है। प्रगतिवादी कवियों ने प्रेम को सामाजिक पारिवारिक रूप में देखा। वर्ग विभक्त समाज में प्रेम सहज नहीं हो पाता है। जो हमारा समाज होता है वो अनेक वर्गों में बंटा हुआ होता है और ऐसे समाज में प्रेम कर पाना आसान कार्य नहीं होता है। प्रेम वर्ग भेद वर्ण मिटाता है। प्रगतिवादी कवि प्रेम की पीड़ा का एकांतिक चित्रण करता है, किंतु वह वास्तविक जीवन संदर्भों में होता है। वह चित्रण तो व्यक्तिगत रूप में करता है, लेकिन उसकी सीमाएं सबको आपस में जोड़ती है। अतः उसका एकांत भी समाजोन्मुख होता है, जैसे त्रिलोचन का यह अकेलापन। आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह, फूल में मिला है या धूल में मिला है यह, तोल मोल इसका अकेले कहा नहीं जाता। आज मैं अकेले हूँ, आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता। समाजवादी देशों का समर्थन भी प्रगतिवादी कविता करती है। कविता ने स्वाधीन भारत की स्थितियों में भी विकास किया और इसकी गति अवरुद्ध नहीं हुई। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन, शील, भारत भूषण अग्रवाल, गजानन माधव मुक्तिबोध इस धारा के प्रमुख कवि हैं। तो इस प्रकार यदि हम एक संक्षिप्त वाक्य में प्रगतिवाद को कहें तो हम कहेंगे कि राजनीति के क्षेत्र में जो स्थान समाजवाद को दिया गया है, वही स्थान साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद को दिया गया है। और यदि हम आगे बढ़ें और प्रगतिवादी काव्य की जो संक्षिप्त विशेषताएं हैं संक्षेप में, तो इनको हम अगर दोबारा से इनका अंकन करें, इनका होंगी। प्रगतिवादी काव्य में समाजवादी यथार्थवाद या सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया गया है। प्रकृति के प्रति इन कवियों का विशेष लगाव रहा है और नारी प्रेम, राष्ट्रीयता, सांप्रदायिकता का विरोध। इन कवियों ने अपनी कविताओं में सांप्रदायिकता का विरोध किया और सबको एक साथ मिलकर के रहने का संदेश दिया। भाषा, जनता की भाषा में जनता की बातें व व्यंग्यात्मकता। इन कवियों ने साधारण भाषा का प्रयोग किया है। हिंदी की क्लिष्ट और जटिल शब्दावली का प्रयोग इन्होंने नहीं किया और मुक्त छंद का प्रयोग किया है। मुक्त छंद या रबड़ छंद। मुक्त छंद का आधार कजरी, लावनी, ठुमरी जैसे लोकगीत हैं। ये स्थानीय लोकगीत हैं और अपने काव्य में इन कवियों ने मुक्तक काव्य के रूप में ही अपनी रचनाओं को लिखा है या अपनी रचनाओं को बनाया है। छायावादोत्तर कविता के इस क्रम में अगले वीडियो में हम प्रयोगवाद और नई कविता पर चर्चा करेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अपने कमेंट में और लाइक करके ज़रूर बताइएगा और हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह से हिंदी साहित्य के संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त करते रहिएगा। धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का।